देखिए, दिल्ली का शाहीन बाग तो आपको याद ही होगा, कैसे यहाँ पर सीए के नाम पर हिंसा हुई थी। ठीक वैसा ही पैटर्न यूपी में अपनाने की प्लानिंग हो रही है। नफरती तत्वों ने यहाँ कानपुर से जो अफवाह फैलाई, उसका असर ये है कि महिलाएं भी अब सड़कों पर उतर आई हैं। इसी के साथ साथ लगातार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस शाहीन बाग वाली प्लानिंग को पहले ही भांप चुके हैं। शाहीन बाग नहीं बनने देंगे योगी, और भड़काऊ अफवाह गैंग की प्लान पर पानी फेरने के लिए सीएम योगी ने ऑर्डर भी दे दिया है। दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं और बच्चों को आगे कर जिस तरह से हिंसा फैलाई गई थी, वैसा ही अब यूपी के अलग अलग शहरों में हो रहा है। कौशाम्बी हो, लखनऊ हो, भदोही हो, युवाओं के साथ महिलाएं भी अब सड़कों पर आकर विरोध कर रही है। लेकिन महिलाओं बच्चों को आगे करने वाले इस गैंग को योगी की चेतावनी भी सुन लीजिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, जनता को परेशान करोगे, आम जनता की आवाजाही को रोकोगे, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को है नुकसान की भरपाई भी तुम्ही से करूंगा मैं। राजधानी लखनऊ में सपा नेता सुमैया राणा के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर पहुंची। विधानसभा प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को पुलिस ने इको गार्डन भेजा। हमारे नबी की ऐसी शान, हमारे नबी की ऐसी शान, लेकिन यूपी को सुलगाने की साजिश रचने वाला गैंग शायद भूल गया है कि योगी यूपी को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। तो देखिए, एक तरफ महिलाओं को आगे करके शाहीन बाग बनाने की प्लानिंग की जा रही थी, तो दूसरी तरफ भड़काऊ गैंग इस साजिश में बच्चों को भी हथियार बनाकर आगे कर रहा है। बच्चों से भड़काऊ नारे यहां लगवा रहा है ताकि अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सके। और बच्चों को आगे कर मजहबी नारे लगवाए जा रहे हैं। बच्चे जिन्हें अभी दुनियादारी की समझ नहीं, इस कट्टर गैंग की बातों में आकर भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये उसी की गवाही है जो यूपी के कन्नौज से सामने आई है। अब बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर पुलिस ने 3 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। कार्रवाई रास्ता रोकने और नारेबाजी को लेकर भी की गई है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें भदोही से सामने आई। वहां भी बच्चों को आगे सर तन से जुदा के नारे लगवाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने 7 नाबालिग बच्चों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। वहीं 3 लोगों से पूछताछ जारी है। मुंबई के नांदेड़ में भी आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब ऐसे में सवाल है कि बच्चों की आड़ लेकर जिहादी गैंग क्यों माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। और अगले 10 घंटे बाद नवरात्र शुरू हो रहा है। अगर इसमें किसी भी तरह का उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई तो योगी फोर्स इससे सख्ती से निपटेगी, क्योंकि इसका सीधा ऑर्डर आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि आने वाले 9 दिनों में किसी प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च करके पुलिस को खुली छूट भी दे दी गई है। मतलब साफ है कि नफरत में उद्दंड करने की कोशिश अगर की तो योगी फोर्स दंड जरूर देगी। क्योंकि शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिरों और दुर्गा पंडालों में मां के भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। ऐसे में कुछ उपद्रवी त्योहार में विघ्न डालने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन योगी फोर्स इन दिनों दंडों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च करके साफ संदेश दिया है, महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। स्वाभाविक रूप से देवी के मंदिरों में भीड़ भाड़ होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। मतलब साफ है, योगी फोर्स उपद्रवियों से निपटने के लिए तैयार है। और नवरात्र के दौरान किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो योगी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या इस नवरात्रि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले भाईजान का कोई बड़ा प्लान है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी बताते हैं। देखिए, पूजा और विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी तो आम हो चली है, जिसे वो असामाजिक तत्व कहकर बचा लेते हैं। लेकिन इस नवरात्रि नॉनवेज की दुकानें बंद करने को लेकर चर्चा क्या शुरू हुई, उनका भाईचारा वाला विचार ही हवा हो गया है। उन्होंने ईंट से ईंट बजा देने की अब धमकी देना शुरू कर दिया है। तो क्या नॉनवेज के बहाने दिल्ली में शाहीन बाग वाले धरने की तैयारी की जा रही है? क्या 9 दिनों तक नॉनवेज से दूर रहना उनके लिए इतना कठिन है कि वो सरकार को ऐसा कोई आदेश देने पर देख लेने की धमकी दे रहे हैं? और मैं इस बीजेपी विधायक को चैलेंज करता हूं, करनैल सिंह को, कि आप शाहीन बाग
मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर, मटिया महल में कहीं भी आ जाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कुछ भी थोप नहीं पाएंगे। रमजान पर पूरे 30 दिनों तक नॉनवेज खाने वाले ये भूल जाते हैं कि उस पर हिंदू समाज ने कभी आपत्ति नहीं जताया। क्या महज 9 दिनों के लिए वो अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकते? 9 रातों में मीट नहीं बिकना चाहिए, तो उसकी क्यों बंद करना चाहिए बताइए आप? बंद नहीं होनी चाहिए, सब खाते हैं, आज का 36 कौम खानी चाहिए, सब खाते हैं और खाते रहेंगे। ये नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ नॉनवेज बैन करने की सूरत में मुआवजे की मांग कर डाली है, यानी नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। नवरात्र में शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। जब तक पूजा चलती है तब तक भक्त प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं, पूरी तरह से शाकाहार का पालन करते हैं और यही कारण है कि अलग अलग शहरों में नॉनवेज की दुकानें बंद कराने की मांग उठ चली है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मैहर में 11 दिन और उमरिया में 9 दिन के लिए जिला प्रशासन ने मीट मछली की बिक्री को बैन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ मुस्लिम समाज नाराज है। मध्य प्रदेश के मैहर में नवरात्रि के दौरान मांस मछली की बिक्री नहीं होगी। जिला प्रशासन ने आस्था और धार्मिक पवित्रता का हवाला देते हुए 11 दिन नॉनवेज की बिक्री को बैन कर दिया है। इसी तरह से उमरिया में शांति समिति की बैठक में 9 दिन तक मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास हुआ है। मैहर में अगर नवरात्र के दौरान नॉनवेज बेचा तो 1 साल की जेल और 5,000 जुर्माना लगेगा। यहाँ मांस मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाई गई है। शहर और आसपास मांसाहार की बिक्री नहीं होगी। आदेश नहीं मानने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत एक्शन होगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में नवरात्रि के दौरान नॉनवेज की बिक्री को लेकर कड़े फैसले किए गए हैं, जिसका मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है और कह रहा है कि मटन खाना उनकी सुन्नत में शामिल है। ये गलत है ना, ये तो सुन्नत तरीका है, गोश्त खाना तो क्यों बंद कर देंगे? ये तो हमेशा खुली रहेगी। दुकानें बंद तो नहीं होना चाहिए, उसकी वजह यह है कि भाई दूसरे का आप खाने पे पाबंदी नहीं लगा सकते। मतलब साफ है, सनातन धर्म मानने वाले अपने त्योहार में शुद्धता का खुद ही ख्याल रखें। अगर पाबंदी लगाई गई तो भाईजान नाराज हो जाएंगे। नवरात्र और गरबा में भाईजान की एंट्री रोकने के लिए बजरंग दल और वीएचपी ने 4 लेयर सिक्योरिटी का प्लान तैयार किया है और ये बंदोबस्त इतना सख्त है जिसे मियां जी के लिए तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश तक बजरंग दल एक्शन मोड में है और हिंदू बेटियों की सुरक्षा के लिए यहाँ खास प्रबंध किया है। क्योंकि नवरात्र के दौरान पूरे देश से लव जिहाद की खबरें आती हैं। कई जगहों पर दूसरे समुदाय के लोग नाम बदलकर गरबे में एंट्री करते हैं। ऐसे में मुंबई, इंदौर और जगदलपुर में गरबे को लेकर बजरंग दल और वीएचपी ने सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। मुंबई में वीएचपी ने एंट्री गेट में वराह भगवान की तस्वीर लगाने के साथ 4 लेयर सिक्योरिटी प्लान बनाया है। सबसे पहले जो आएगा वो वराह देव को नमन करेगा, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे और वो जय श्री राम घोषणा देंगे। उसके बाद में जो गौमूत्र है उसका छिड़काव करेंगे, फिर उनका हम आईडी चेक करेंगे, उसी के बाद में हम उनको एंट्री देंगे। वहीं इंदौर में एंट्री के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें साफ लिखा है गैर हिंदुओं और अश्लील कपड़ों में एंट्री नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तो गैर हिंदुओं को प्रायोजक बनाना बजरंग दल ने विरोध किया है। हमारी आस्था के पर्व को कहीं न कहीं चोट पहुंचाते हैं, अति चोट पहुंचाते हैं, जो बहुत गंभीर मामला है। बजरंग दल के लड़के वहां जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सबको भगवान सद्बुद्धि दे। मतलब साफ है कि इस बार गरबा और दुर्गा पंडालों में भाईजान की एंट्री इतनी आसान नहीं है। 2 दिन पहले गुजरात के गोधरा में माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। पुलिस पर पथराव भी किया गया था, लेकिन अब उन पत्थरबाजों का गोधरा पुलिस ने योगी स्टाइल में इलाज कर डाला है और वो भी महज 48 घंटे के अंदर। साथ ही ये मैसेज भी दे दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और इसी मैसेज के साथ गोधरा पुलिस ने उपद्रवियों को स्वाद चखा दिया। हाथों में रस्सी बंधी हुई है, आरोपी लंगड़ा कर चल रहे हैं और शायद सोच रहे हैं कि पुलिस पर पथराव गलती से कर दी। दरअसल 2 दिन पहले गोधरा के पंचमहल में रील बनाने को लेकर एक शख्स को थाने बुलाया गया था, लेकिन अफवाह फैला दी गई कि पूछताछ के बहाने युवक को मारा गया है। इसके बाद उन्मादी भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के साथ ही भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही जुलूस भी निकाला। और अब नंबर बाकी के उपद्रवियों का है, जो शायद अपने अपने बिलों में जाकर छिप गए हैं। छत्तीसगढ़ की करवधा में दुर्गा पूजा से पहले ही माहौल बिगड़ गया है। यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने दुर्गा पूजा का पंडाल उखाड़कर फेंक दिया। पंडाल उखाड़े जाने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जा पहुंचे, जिसके बाद यहाँ जमकर बवाल हुआ और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
जिसमें महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद से यहाँ हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार आक्रोश है। पुलिस पर पंडाल उखाड़ने वालों को शह देने का आरोप लग रहा है, क्योंकि पुलिस ने गांव का माहौल खराब करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष के लोगों ने घटना के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो गए थे। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने घटना वाली जगह को कब्जे में ले लिया और लोगों को वहां से दूर जाने को कहा, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग वहीं अड़ गए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस की ओर से बार बार प्रदर्शनकारियों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन भीड़ आक्रामक हो चली और पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के गुर्गों का हिसाब हो चुका है। 2 गुर्गे इस वक्त मिट्टी में मिल चुके हैं और बाकियों को योगी फोर्स ने चलने लायक तक नहीं छोड़ा है। लेकिन योगी सरकार की एनकाउंटर नीति शायद अखिलेश यादव को चुभने लगी है, इसीलिए वो एनकाउंटर को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। और तो और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। अखिलेश का ये बयान उस वीडियो के बाद आया है जिसमें दिशा पाटनी फायरिंग केस में शामिल अपराधी माफी मांग रहे थे। और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ। इनकाउंटर केवल दिखावटी है और ये भी कोई स्क्रिप्ट बना के दे दिया होगा कि गलती से यूपी आ गए। मतलब अगर राज्य से क्राइम खत्म हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर ब्रजेश पाठक अखिलेश को उनकी सरकार पर वही खाता बता रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में यदि अपराधी पुलिस बल पर गोली चलाएंगे तो उन पर फूल नहीं बरसेंगे। एनकाउंटर पर शुरू हुआ ये सियासी रण कब तक चलेगा ये देखना होगा, लेकिन योगी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जरूर जारी रहेगी। नवरात्र से पहले पीएम मोदी ने देश को नई सौगात दे दी है। कल से नया जीएसटी रिफॉर्म लागू हो रहा है। इसके साथ साथ इसकी वजह से अब खाने पीने से लेकर आम जरूरत की तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इससे 1 नेशन 1 टैक्स का सपना साकार हुआ है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस कदम को जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है। पीएम ने कहा कि जीएसटी कम होने से गरीबों के लिए घर बनाने, टीवी, फ्रिज, बाइक और स्कूटर खरीदने में कम खर्च होगा। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। मतलब अब सिर्फ 5% और 18% ही जीएसटी रहेगा। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी। जिन सामानों पर 12% टैक्स लगता था, उनमें से 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रिफॉर्म लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। समय और जरूरत के साथ इसमें बदलाव होते हैं, इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य को देखते हुए जीएसटी के नए रिफॉर्म लागू हो रहे हैं। एक संजय थे, महाभारत के दौरान धृतराष्ट्र को यहाँ युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया करते थे। और हालांकि संजय हमेशा तटस्थ रहे, बस जो सच था उसको बयां करते रहे, कोई मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं। लेकिन बिहार में जो संजय है वो इन दिनों चर्चा में है। उन पर बिहार की सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार में महाभारत कराने का आरोप लग रहा है। पहले तेज प्रताप ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अब रोहिणी आचार्य भी खुलकर सामने आ गई है, जिसका सबसे बड़ा संकेत है रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया हैंडल। रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से लालू, राबड़ी और तेजस्वी की फोटो हटा दी। यही नहीं, एक्स अकाउंट पर रोहिणी ने लालू, तेजस्वी समेत सभी 58 राजनेताओं को अनफॉलो कर दिया। रोहिणी की इस नाराजगी की बड़ी वजह संजय यादव को माना जा रहा है, जो तेजस्वी के रणनीतिकार से लेकर सलाहकार सब कुछ है। वो जो कहते हैं तेजस्वी वही करते हैं, जिसका विरोध करने का खामियाजा तेज प्रताप को भुगतना पड़ा, जो अब रोहिणी के साथ खड़े नजर आ रखे हैं। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।
रोहिणी का ये कदम लालू परिवार की टूट का इशारा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब लालू रोहिणी के बहाने संजय यादव के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब उसके सामने वोट बैंक बचाने के साथ साथ मुजफ्फरपुर में अपना दफ्तर बचाने की भी चुनौती है, क्योंकि नगर निगम ने कांग्रेस जिला भवन के लिए नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है, और वो भी इसीलिए कि पार्टी कार्यालय का 7,42,000 रुपए का टैक्स बकाया है। भेजे गए नोटिस में कहा गया कि 30 सितंबर तक टैक्स का बकाया जमा करे, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस के भवन पर नीलामी की तलवार लटक रही है। जानकारी के मुताबिक तिलक मैदान रोड में कांग्रेस की 2 होल्डिंग दर्ज है। पहली होल्डिंग कांग्रेस कमेटी के नाम पर, जिसका बकाया 4,12,000 रुपए है। वहीं दूसरी होल्डिंग मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर है, जिसका बकाया टैक्स 3,30,000 रुपए है। हालांकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इसे पार्टी की छवि खराब करने वाला सियासी स्टंट बता रहे हैं। टैक्स तुरंत जमा कर दिया जाएगा ऐसी कोई नहीं है। ये जो हमारे प्रतिद्वंदी और हमारे पार्टी के खिलाफ ये लोग मैसेज देगा। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन नीलामी के नोटिस ने बिहार में नया सियासी बखेड़ा तो खड़ा कर दिया। अब खबर राजस्थान के अलवर से, जहां पर मुबारकपुर में प्रॉपर्टी डीलर ने 43 साल पुराने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ दिया है। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर ने तहसीलदार और पटवारी को घूस दी और फर्जी तरीके से मंदिर की जमीन अपने नाम करवा ली है, और चारों तरफ मंदिर की दीवार का मलबा बिखरा पड़ा है। शनिवार की रात अचानक 50 से 60 लोग पहुंचे, जो अपने बुलडोजर लेकर आए थे। कुछ लोग समझ पाते तब तक मंदिर की दीवार को तोड़ दिया गया। गांव वालों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने बंदूक दिखाकर धमकाया। बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। 50 से 60 लोग थे और उन्होंने बुलडोजर की सहायता से मंदिर की दोनों दीवारों को तोड़ दिया। 43 साल पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था। तब से इलाके के लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में जमीन की कीमत बेहताशा बढ़ी है। आरोप है जमीन माफिया ने कागजात में हेरफेर कर मंदिर की जमीन खरीद ली और कब्जा करने के लिए लोगों को डरा धमका रहा है। जमीन माफिया के इस दुस्साहस से इलाके में लोगों में गुस्सा है। पुलिस पर कड़ी कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि मंदिर से इनकी आस्था जुड़ी हुई है। वो किसी कीमत पर जमीन माफिया के हाथों नहीं जाने देंगे। दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्र तिरुमला तिरुपति एक बार फिर से इस वक्त चर्चा में है। घी में मिलावट को लेकर हुए खुलासे के बाद अब टीटीडी बोर्ड के मेंबर भानु प्रकाश ने जगन रेड्डी पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। भानु प्रकाश ने दावा किया है कि जगन सरकार के दौरान मंदिर की हुंडियों में अक्सर चोरियां होती थी। मामला सामने आने के बाद अब आंध्र प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, जिसका एक वीडियो भी टीटीडी ने पेश किया है, जिसमें एक कर्मचारी नोटों की गड्डी चोरी करता दिख रहा है। ये मामला 2023 का है। तब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स डॉलर की चोरी करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेते हैं और उसके पास से चोरी के पैसे भी बरामद कर लेते हैं। जब रवि कुमार ने चोरी की थी, तब उस वक्त के टीटीडी के अध्यक्ष ने मामले को लेकर हाईकोर्ट को जानकारी दी और मामला सीआईडी को सौंप दिया गया। और अब दावा किया गया है कि वाईएसआरसीपी शासन के दौरान भारी अनियमितताएं हुई हैं और भगवान बालाजी के खजाने को लूटा गया और ये करीब 100 करोड़ का घोटाला है। फेमस सिंगर जुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा हादसे में निधन हो गया था। आज उनके फैंस ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। लोग जुबीन के आखिरी दर्शन करने के लिए आतुर दिखाई दिए और लाखों की संख्या में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। और भीड़ की तस्वीरें बताती है कि जुबीन गर्ग के प्रशंसक अपने पसंदीदा सिंगर को नम आंखों से विदाई देने के लिए एकजुट हुए। आंखों में आंसू लिए लाखों की संख्या में लोग जुबीन की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनके चाहने वालों में हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि आखिर इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा। क्या कहेंगे, हम तो हमारा तो असम का गौरव आज तो नहीं रहा है, इसीलिए हम बहुत दुख कर गए। जुबीन की सिंगापुर में एक हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद आज पहले उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया, जहां पर उनके प्रशंसकों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। जुबीन की अंतिम यात्रा में उनकी पसंदीदा गाड़ी भी शामिल की गई, जिस गाड़ी से वो अक्सर अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाते थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रशासन इस वक्त एक्शन मोड में है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में यूपी के श्रावस्ती में 2 जगहों पर अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। और पहले जहां श्रावस्ती के भिनगा इलाके में पुलिस और राजस्व विभाग की कार्रवाई देखने को मिली, दोनों ही इलाकों में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बुलडोजर की मदद से सरकारी खलिहान की जमीन पर बनाया गया अवैध निर्माण ढहा दिया गया।
तो वहीं गिलौला इलाके में भी राजस्व टीम को सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद अतिक्रमण को ढहाकर प्रशासन ने जमीन को खाली कराया। इस दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी जिले में कई हिस्सों में सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण पर ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। और अब खबर बांके बिहारी की। वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी मंदिर की संपत्तियों का अब सर्वे होगा। सर्वे का ये काम हाई पावर्ड मंदिर प्रबंधन की जो कमेटी है वो करेगी, जो कि देश और विदेश में चल रहे अचल और चल दोनों ही तरह की जो संपत्तियां है उसका ब्यौरा जुटाएगी। जानकारी ये सामने आई है कि बांके बिहारी जी की संपत्ति भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है। और इस किताब के एक पन्ने में श्री बांके बिहारी जी की संपत्ति का जिक्र है। इनकी संपत्ति भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी है, और वो भी बेशुमार। कि हमारे श्री हरदास और बिहारी जी महाराज की संपत्ति वृंदावन से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अलीगढ़, अलीगढ़ से लेकर पाकिस्तान तक विस्तृत है। 1947 के पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तब वहाँ बड़ी संख्या में बांके बिहारी जी के भक्त रहते थे, जो समय समय पर जमीन भवन दान देते थे। लेकिन आजादी के बाद किसी ने उस संपत्ति की खोज खबर नहीं ली। 70-80 वर्ष पहले तक कोई ना कोई गया होगा, आजादी से पहले तक। आजादी के बाद कोई जा पाया नहीं, क्यों नहीं, तो ये मैं जानकारी नहीं है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर प्रबंधन के दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान के मुल्तान, सिंध और सियालकोट में मंदिर की संपत्ति है। 1484 में मुल्तान के शासक शाह हुसैन ने 5 गांव दान में दिए थे। इसके अलावा भी कई संपत्ति पाकिस्तान में है, जिसे भारत लाने की कोशिश अब शुरू हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलियों के खात्मे के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है, जिसे लेकर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर तेजी से यहां शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कई नक्सली मार गिराए जा रहे हैं तो कहीं खुद ही हथियार छोड़ रहे हैं। और तो और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जवानों ने उनकी निशानियां यानी कि नक्सली स्मारकों को भी नेस्तनाबूद करना अब शुरू कर दिया है। ये वही स्मारक है जो कभी इलाके में भय के पर्याय थे। यहाँ कभी नक्सली जन अदालत लगाते थे तो कभी रंगरूटों को लाल सलाम की कस्में खिलाते। लेकिन अब न सिर्फ जवान उन पर शिकंजा कसते चले आ रहे हैं, बल्कि उनको प्रेरित करने वाले प्रेरणा स्थलों को भी ध्वस्त कर रहे हैं। जवानों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर अदरबेड़ा और वाटेकल गांव में बने नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किया है। देखिए कैसे जवान न सिर्फ इसे तोड़ रहे हैं, बल्कि नक्सलियों का माखौल भी उखाड़ रहे हैं। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। देखिए कैसे यहाँ मौजूद एक झंडे को एक जवान लेकर लहरा रहा है, वहीं दूसरा साथी उस स्मारक को तोड़ने में मशगूल है। पल भर में इसे ध्वस्त कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देश के कई राज्यों में नक्सलवाद सिमटता चला जाता रहा है। के सीतापुर के लिए दहशत बन चुकी बाघिन आखिरकार अब वन विभाग के पिंजरे में फंसी गई है। जी हां, इसे पकड़ने के लिए वन विभाग और एक्सपर्ट की टीम पिछले 1 महीने से दिन रात लगातार प्रयास कर रहे थे। जगह जगह पर पिंजरे भी लगाए गए थे, लेकिन वो बार बार चकमा देती रही और दूसरी ओर आए दिन इंसानों और जानवरों पर हमले भी करती रही। इस बाघिन को पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। लेकिन अब ये वन विभाग के शिकंजे में है। ये वही बाघिन है जिसके लिए स्थानीय विधायक भी अपने बंदूक के साथ रात में गश्त लगाते हुए नजर आए थे, लेकिन ये बाघिन हर कोशिश नाकाम करती रही। दुखद घटनाएं होती रही बहुत सारी, कई जानवर, कई सारे लोग, गौवंश भी शायद गए उसमें एक आध। तो लेकिन कल जो हुआ ये वन विभाग की कार्यकुशलता थी। जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे। इस दौरान चारे के तौर पर बांधे गए जानवर पर बाघिन के अटैक की जानकारी मिली। रात के वक्त बाघिन उस शिकार को खाने दोबारा आई तो इसे ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी आज वो सक्सेसफुल हुई है। हमने सक्सेसफुली आज इवनिंग में उसको ट्रैंकुलाइज करके केज में ले लिया है। ये बाघिन तो पकड़ में आ गई है, लेकिन इसके इलाके में अभी भी 5 बाघों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक लड़के ने अपने लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को सूटकेस में बंद करके दोस्त की मदद से 100 किलोमीटर दूर बांदा में यमुना नदी में फेंक दिया। और इतना ही नहीं, आरोपी की हैवानियत यही नहीं रुकी। उसने मर्डर करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के शव के साथ सेल्फी भी ली और फिर सूटकेस में शव रखा। इसके बाद उसने फतेहपुर के दोस्त आशीष को बुलाया और बाइक के जरिए शव को 100 किलोमीटर दूर चिल्ला पुल से नदी में फेंक दिया। 8 अगस्त को विजयश्री ने आकांक्षा के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई। आकांक्षा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी सूरज से हुई। बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो दोस्ती प्यार में बदल गई। ये लड़की
किसी अन्य लड़के से भी बात करने लगी, तो इस लड़के ने उस पर ऐतराज किया और इसी को लेकर के इनका विवाद हुआ था। रात्रि में ये उस लड़की के कमरे पर गया और इसने उसको पहले दीवार से ठोकर मारी और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। परिजनों को शक न हो इसके लिए कई दिनों तक आकांक्षा बनकर मैसेज के जरिए बात करता रहा, लेकिन जब परिजनों को शक हुआ तो कहीं जाकर हत्या का राज खुला। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की रात अचानक से रोशनी से ये जगमगा उठा। आसमान में आग जैसी धारियां दिखाई देने लगी और इस नजारे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई इसे उल्का पिंड बता रहा है तो कोई इसे सामान्य घटना, तो कोई इसे प्राकृतिक आतिशबाजी कह रहा है तो कोई अंतरिक्ष से आया गोला, कोई जलते गोले को उल्का पिंड बता रहा है। इस रहस्यमयी रोशनी को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। इस वीडियो को ग्रेटर नोएडा का बताकर शेयर किया जा रहा है। शेयर करने वाले का कहना है कि रात 1:22 पर आसमान में अचानक चमकीली रोशनी दिखाई दी। देखते ही देखते रोशनी तेजी से आगे बढ़ी। ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई आग का गोला दौड़ रहा हो। वीडियो में साफ दिख रहा है ये चमकीला पिंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरता जा रहा है। अंतरिक्ष में इस तरह की घटनाएं आम हैं। आसमान में दिख रही चमकती चीज कोई टूटता तारा नहीं बल्कि सैटेलाइट का मलबा था। इसे दिल्ली एनसीआर में ही नहीं जयपुर तारामंडल से भी देखा गया। अगर आप रेंटर हैं तो कभी न कभी जरूर क्रेडिट कार्ड के जरिए आपने मकान के किराए का भुगतान किया होगा। तो वहीं कई लोग हर महीने ही क्रेडिट कार्ड से रेंट देते हैं क्योंकि उन्हें इस ट्रांजैक्शन के बदले रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैशबैक मिल जाता है। लेकिन अब आरबीआई ने भुगतान सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के मुताबिक फिनटेक प्लेटफॉर्म ने अपने ऐप्स पर क्रेडिट कार्ड से जो रेंट पेमेंट है उसकी सर्विस बंद कर दी है। आरबीआई ने रेंट सर्विस के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। अब केवाईसी होने पर ही पेमेंट गेटवे से ट्रांजैक्शन होगा, यानी अब सिर्फ उन व्यापारियों से लेन देन हो सकेगा जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है या फिर जिनकी केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि मकान मालिक आमतौर पर रजिस्टर्ड जो मर्चेंट है वो नहीं होते हैं। इसलिए अब इन प्लेटफॉर्म के जरिए उनके खाते में क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं भेजे जा सकते हैं। पहले फिनटेक कंपनियां बीच में मार्केट प्लेस की तरह ही काम कर रही थी, जिसे आरबीआई ने गैर कानूनी माना। यानी कि अब आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से क्रेडिट कार्ड लिंक करके घर का रेंट जो है वो नहीं भर पाएंगे। आप यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीसी का पहले की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। कुछ बैंकों ने पहले ही रेंट देने पर रिवॉर्ड पॉइंट देना बंद कर दिया था। वहीं एचडीएफसी बैंक ने रेंट देने पर 1% शुल्क चार्ज करना यहां शुरू कर दिया है। तो यूपी का गाजियाबाद चेन स्नेचिंग का क्राइम स्पॉट बनते जा रहा है और आए दिन यहाँ पर देखिए बदमाश जो है चेन स्नेचिंग की जो वारदात है उसको अंजाम देते हैं। अगर आपके हाथ में मोबाइल और गले में सोने की चेन है तो भरोसा नहीं कि आप उसे लेकर सुरक्षित वापस जा पाएंगे या नहीं। और ऐसे ही चेन स्नेचिंग का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कैसे बाइक सवार 2 लोग पैदल जा रहे एक शख्स के गले से चेन उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते हैं और बेचारा शख्स चोट चोट चिल्लाता रहता है। अब तस्वीरों में देखिए कैसे 2 लोग सड़क पर सैर के लिए निकले हैं, तभी बाइक पर मौजूद बदमाश उनके करीब से गुजरते हैं और गले से चेन छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले ये बाइक सवार बदमाश दोनों लोगों के करीब से गुजरते हैं और पता लगाते हैं कि सामने वाले ने चेन पहनी है या फिर नहीं। और जब उन्हें पता चल जाता है कि शिकार के गले में चेन है तो ये थोड़ी दूर तक बाइक लेकर जाते हैं, फिर बाइक मोड़ कर लाते हैं और इसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। इसलिए अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, नहीं तो आप भी ऐसी वारदात का शिकार बन सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक मजदूर ने अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए दुकान से 1 किलो अनार खरीदी। घर जाकर देखा तो ज्यादातर अनार खराब निकले और इसके बाद जो हुआ वो इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई थाने तक पहुंच गई। ये हैं अवधेश यादव। इनके हाथ में ये 2-2 अनार देखिए। बेटे की जिद पर अवधेश यादव एक दुकान से 1 किलो अनार खरीद कर घर लाए। दुकानदार ने खराब अनार दे दिया। दुकानदार ने जब खराब अनार बदलने से इनकार किया तो अवधेश यादव पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस से खराब अनार के बदले अच्छे अनार दिलाने की गुहार लगाई। पुलिस ने अवधेश की मांग को गंभीरता से लिया और दुकानदार से खराब अनार को बदलवाया। 2 सिपाही साथ गए और 2 अनार बदल के और
और अनार के साथ उसमें 2 डाल के सब अवधेश यादव अब खुश हैं और वो पुलिस को मदद के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। गुजरात में आग का तांडव देखने को मिला है। अचानक से क्रेन में भयंकर आग लग गई और आग की लपटें और धुएं के गुबार ने चारों तरफ यहां अफरा तफरी मचा दी। भयानक आग का मंजर देखकर आप भी सहम उठेंगे। और गहरे काले धुएं के गुबार के बीच आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। काले धुएं के गुबार को देखकर ऐसा लगा मानो जमीन से काले बादल आसमान की तरफ उमड़ रहे हो। ये तस्वीर गुजरात के द्वारका की है। यहाँ ये क्रेन अचानक बिजली के तारों की चपेट में आ गई। बिजली के तारों से टकराकर क्रेन में अचानक भयंकर आग लग गई। आग का तांडव ऐसा कि जिसने देखा वो दंग रह गया। आग की लपटों से घिरी क्रेन से निकलता काले धुएं का गुबार काफी दूर तक फैला दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम कई गाड़ियों के साथ पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि क्रेन काफी हद तक जल गई थी। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। राजस्थान में कुदरती कोहराम के बाद जो हालात बने वो बिल्कुल भयावह है। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश के बाद हाईवे बंद है, जिसकी वजह से लोग नदी के बीच यहाँ पर वाहन लेकर निकलने को मजबूर है और ऐसे में एक जेसीबी ही नदी में समाती हुई नजर आई। और ये रही उस हादसे की तस्वीर। देखिए कैसे पूरी की पूरी जेसीबी पानी में समा गई है। आसपास मौजूद लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन लगातार जेसीबी का हिस्सा पानी में डूबता जा रहा है। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। गनीमत रही कि आसपास दूसरी जेसीबी भी मौजूद थी और वो मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन को बाहर निकाल लिया गया। यह हादसा राजस्थान के सवाई माधोपुर में हुआ, जहां हाईवे बंद होने की वजह से लोग नदी के बीच से वाहन निकालने को मजबूर हैं। जैसे ही ये जेसीबी नदी पार करने के लिए आगे बढ़ी तो पानी में डूबने लगी। देखते ही देखते पूरी मशीन पानी में समा गई। समय रहते 2 अन्य मशीनों को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू कर जेसीबी को बाहर निकाल लिया गया। कई राज्यों में नदियां अभी भी उफान पर है और लोगों को नदियों का रौद्र रूप देखने को पड़ रहा है। राजस्थान के बारा से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर ट्रैक्टर रैफी नदी में जा गिरा। लोगों ने मुश्किल से यहां पर अपनी जान बचाई है। और इस वीडियो में देखिए लोग कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। रैफी नदी उफान पर है और रपट के ऊपर से बह रही है। पानी का बहाव काफी तेज है। तस्वीरों में नजर आ रहा ट्रैक्टर भी नदी के तेज बहाव का शिकार हो गया। जैसे ही ट्रैक्टर ड्राइवर ने नदी पार करने की कोशिश की तो ट्रैक्टर असंतुलित होकर नदी में जा गिरा। गनीमत ये रही कि लोगों की जान बाल बाल बच गई। रपट पार करने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। तस्वीरों में लोग एक दूसरे की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको यूपी के सहारनपुर से सामने आया एक वीडियो दिखाते हैं, जहां पर मेले में दुकानदार और ग्राहक में कहासुनी के बाद जमकर विवाद हो गया। और उसके बाद क्या हुआ देखिए। जिसके बाद ग्राहकों ने दुकान में रखे कप प्लेट फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि चीनी के कप प्लेट एक दूसरे पर फेंके जाने लगे। दरअसल सहारनपुर के प्रसिद्ध गुघाल मेले में सामान की कीमत को लेकर खरीदार और दुकानदार में बहस हो गई थी, जो इतनी बढ़ गई कि खरीदारों ने दुकान में रखे चीनी के कप प्लेट फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमले में दुकानदार के घायल होने की खबर सामने आई है। विवाद की सूचना लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं लोगों ने मेला में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि मेले में दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। और देखिए आजकल लोगों का पेशेंस इतना कमजोर हो गया है कि वो विवाद बातचीत से सुलझा सकता है, वहां भी वो मारपीट करने लगते हैं। ये आम बात हो चली है। मामला यूपी के झांसी का है, जहां पर छात्रों के एक गुट ने सरेआम गुंडागर्दी की और किसी बात को लेकर एक छात्र को जमकर पीटा। ये छात्र लगातार पिटता रहा, लेकिन स्कूल छात्रों की दबंगई देख कोई आगे नहीं आया। मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो चुका है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पीड़ित छात्र पर एक के बाद एक घूंसे और थप्पड़ चल रहे हैं। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। मारने वाले छात्रों से छोड़ देने की गुहार भी लगाता है, लेकिन दूसरे छात्र आखिर कहां मानने वाले थे। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में ही पीड़ित छात्र की दूसरे छात्रों से किसी बात पर जमकर बहस हो गई और तभी उसे बाहर देख लेने की धमकी दे दी गई थी। और कोचिंग खत्म होने के बाद जैसे ही पीड़ित बाहर आया, 8 से 10 छात्रों के गुट ने इसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। अब पीड़ित छात्र राहुल राजपूत के पिता ने पुलिस से शिकायत पत्र देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। Zee News।